हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी विजन IAS की PT 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 17 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करते हैं, चलिए आइए पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है स्पेस वॉरफेयर के बारे में। तो आप क्यों रहा ये न्यूज़ में वो जानते हैं। हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने ही रिसेंटली अक्यूज करा रशिया को। क्यों अक्यूज करा? रशिया ऑफ टेस्ट फायरिंग एन एंटी सैटेलाइट वेपन इन स्पेस। अब क्या इस बात पे इनको अक्यूज करा क्योंकि रशिया जो है वो टेस्ट फायर कर रहा था एक एंटी सैटेलाइट वेपन स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पे उठ कर आ गई स्पेस वॉरफेयर को लेकर। अब स्पेस वॉरफेयर क्या होता है, पहले इस बात को जानते हैं। देखिए स्पेस वॉरफेयर ये जब कोई भी लड़ाई वगैरह हो रही हो आउटर स्पेस में, और स्कोप जो स्पेस वॉरफेयर का है इसमें क्या आता है, ग्राउंड टू स्पेस वॉरफेयर। ठीक है, यहाँ जमीन से यहाँ बूम से फेंका गया, जैसे कि कोई सैटेलाइट वगैरह को अर्थ से अटैक करा जा रहा हो। कोई सैटेलाइट है यहाँ पे और अर्थ से अटैक सॉरी कहाँ चलेगा, यहाँ से देखिए अर्थ से अटैक कर रहे हैं यहाँ पे किसी सैटेलाइट को। ठीक है, तो मामला आ जाएगा। दूसरा क्या मामला है कि स्पेस टू स्पेस वॉरफेयर। अब स्पेस टू स्पेस में क्या है, जैसे कि सैटेलाइट ही दूसरी सैटेलाइट को स्पेस में जो है अटैक कर रही है। समझ रहे हैं, सब कुछ स्पेस का मामला है यहाँ पे। तीसरा क्या है, स्पेस टू ग्राउंड वॉरफेयर। अब इसमें क्या है भैया, सैटेलाइट जो है ऊपर से अर्थ को टारगेट बना के अर्थ पे कुछ जो है अटैक कर दें। समझे? तो समझ गए, एक हो गया अर्थ से स्पेस में, एक हो गया स्पेस से स्पेस में, एक हो गया स्पेस से अर्थ में। इंटेलिजेंट बच्चा जरूर समझेगा, लाइक कर दे वीडियो को उसी समय। अब बात आती है यहाँ पे एडवेंट ऑफ स्पेस वॉरफेयर। ये स्पेस वॉरफेयर की शुरुआत कब से हुई? तो ये शुरुआत हुई 1962 से, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या करा था, एक्सप्लोर करा था एक ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में। समझे, एक ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में एक्सप्लोर करा था यूनाइटेड स्टेट्स ने 1962 में, और तभी इसकी शुरुआत हुई थी, जो इवेंचुअली जिसकी वजह से आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी। ये वाली ट्रीटी देखो स्क्रीन के ऊपर, 1967 वाली ट्रीटी इसी वजह से ही हुई थी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जिस्टिंग और फ्यूचर स्पेस वेपन्स के बारे में, तो सबसे पहला आता है काइनेटिक फिजिकल वेपन्स। समझे? तो आप समझ लो, ये निकल रहा है धुआं और ये निकल गया वेपन। मामला क्या है कि ये वेपन्स स्ट्राइक डायरेक्टली करते हैं, या फिर क्या करेंगे कि फोड़ फाड़ देंगे, एक मतलब कोई बम वगैरह फोड़ देंगे सैटेलाइट के पास या ग्राउंड स्टेशन के पास, जैसे कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स हो गए। अब बात आती है कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या है, कितने तरीकों में है। तो ये एंटी सैटेलाइट वेपन्स आपको मेनली दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट वेपन, और दूसरा होता है को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन। अब तो जो डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट वेपन है, इनको क्या करा जाता है, इनको ग्राउंड से मतलब जमीन से लॉन्च करा जाता है टू स्ट्राइक अ सैटेलाइट को स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, और जो को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, नाम क्या कहता है, ऑर्बिट में ही इसको प्लेस कर देते हैं टू हैव मैन्यूवरिंग एबिलिटीज, की चलते रहेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब दूसरे कौन से आते हैं, दूसरे आते हैं नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन्स। अब ये कैसे वेपन्स है, ये सारे वेपन्स यहाँ पे इनके पास फिजिकल इफेक्ट होता है ऑन सैटेलाइट्स, दैट कैन हैव फिजिकल इफेक्ट्स ऑन सैटेलाइट। ये फिजिकल इफेक्ट डाल सकते हैं सैटेलाइट्स पे और ग्राउंड स्टेशन पे विदाउट मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट। अब समझो, यहाँ पे इफेक्ट भी डाल देंगे सैटेलाइट के ऊपर, ग्राउंड जो है स्टेशन पे भी डाल देंगे, लेकिन इसके लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि लेजर क्या है, लेजर कोई फिजिकल कांटेक्ट थोड़ी ना करती है। ठीक है, एक लेजर लाइट होते हैं, उसके बाद हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स हो गए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब एक रेजेस हो रही हैं और इन्हीं से ही यहाँ अटैक हो चला जा रहा है, और फिजिकली किसी ने किसी को नहीं मारा। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक अटैक। अब इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्या है, ये बड़ा मजेदार है, सुनो भैया, मजेदार क्या मतलब है तो सीरियस बात, लेकिन समझने में इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे टारगेट है, द टारगेट मीन्स थ्रू विच
स्पेस सिस्टम ट्रांसमिट, यहाँ पे जैसे स्पेस सिस्टम जिससे यहाँ पे चीजें भेज रहा होता है उसी को ही ये टारगेट कर देता है और डेटा वगैरह ले लेगा जैम करके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, और या तो स्पूफिंग वगैरह करके। अब आप कहेंगे स्पूफिंग क्या होती है? SPOOFING। देखिए स्पूफिंग ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक का ही फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो रिसीवर को ऐसा बेवकूफ बनाता है, ये विश्वास करने पे ये विश्वास दिलाता है कि जो फेक सिग्नल जो अटैकर भेज रहा है यही ओरिजिनल सिग्नल है, तो वो इससे ले लेगा और ये रियल सिग्नल है, ये जो कोशिश कर रहा था लेने की अपने पास रख लेगा और इससे क्या होगा कि सारा डेटा चुरा लेगा। तो ये तरीका कुछ होता है मैनिपुलेट करके बेवकूफ बना के अपने को डेटा चुराने का। और चौथा होता है यहाँ पे साइबर अटैक्स। अब साइबर अटैक तो आजकल बड़े फेमस है ना। ये सैटेलाइट को टारगेट करते हैं बाय मॉनिटरिंग डेटा एंड ट्रैफिक पैटर्न। अब ये जो साइबर अटैक हैं ये क्या करते हैं, डेटा और ट्रैफिक पैटर्न जो है उसको ध्यान में रखते हैं प्रॉपर, और तब ये प्रॉपर सैटेलाइट को टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट करते हैं? बाय इंसर्टिंग फॉल्स और करप्टेड डेटा इन द स्ट्रीम। अब यही जो डेटा जा रहा है, जो ट्रैफिक है, डेटा का जो पैटर्न चल रहा है, इसको पहले ध्यान करेंगे किस तरह से जा रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्या चल क्या रहा है मामला, और उसके बाद एक फॉल्स या मतलब या गलत या कोई करप्टेड डेटा इसी सिस्टम में डाल के और फिर साइबर अटैक को अंजाम देते हैं, टारगेट कर देते हैं सैटेलाइट को। तो ये कुछ हैं खतरनाक बातें, इसे घर में बिल्कुल ना ट्राई करें। अब कुछ स्पेस ट्रीटीज की बात कर ली जाए तो 1967 की बात है जब आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी से यहाँ पे एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया गया था इंटरनेशनल स्पेस लॉ का, और इसको एडमिनिस्टर करने वाला यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने रेटिफाई करा है इस ट्रीटी को 1982 में। कुछ की प्रिंसिपल है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड यूज ऑफ स्पेस, नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ आउटर स्पेस और प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये सब नहीं करोगे, स्पेस हाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइबिलिटी कन्वेंशन आया 1972 में। इसमें क्या था कि स्टैंडर्ड थे लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट, है ना। जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट वैसे डैमेज वगैरह अगर होता है वो आपका है तो लाइबिलिटी आपकी होगी। 1975 में आया रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। इसमें ये था, ये रिक्वायर करता है स्टेट को रजिस्टर ऑल स्पेस ऑब्जेक्ट विद यूएन, मतलब जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सबको यूनाइटेड नेशन के साथ जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और चौथे नंबर पे आता है मून अग्रीमेंट, 1979 का है। ये इस बात को इंश्योर कराता है कि चाहे वो चंद्रमा हो मतलब मून हो या सेलेस्टियल बॉडीज हो, इन सब का यूज पीसफुल पर्पस के लिए होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल के निब्बा निब्बी कहते हैं प्यार मोहब्बत में कि हम तुम्हें चांद ला के देंगे, मतलब पीसफुल पर्पस के लिए हो रहा है। कोई देखिए कभी आपने सुना है कोई किसी से कह रहा हो कि जो है हम चांद खींच के मार देंगे, तो ये सब नहीं है। अब सीरियस मत ले लीजिएगा, ये एक नॉर्मल सी बात है और वो मजाक कर रही थी मैं। मून अग्रीमेंट जो है ये इसलिए है कि इन सबको आप पीसफुल पर्पस के लिए यूज करोगे, लड़ाई दंगा यहाँ पे नहीं होगा स्पेस में। क्लियर है? अब बात करेंगे इंडिया की काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें मिशन शक्ति, बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। 2019 की बात है जब इंडिया चौथी ऐसी कंट्री बन गया यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद जिसने सक्सेसफुली टेस्ट करा एक डायरेक्ट एसेंट एंटी मिसाइल, इसने टारगेट करा सैटेलाइट को इन लो अर्थ ऑर्बिट में ना, यहाँ से एक फेंकी हमने और लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करा। तो हमने यहाँ पे चौथी हम ऐसी कंट्री बने, और तो हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई कि हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं एक सैटेलाइट को भी आउटर स्पेस में बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। ये जो हमने किया था ना, ये सारा का सारा हमारे यहाँ की बनी हुई टेक्नोलॉजी थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था ये हमारे लिए। दूसरी बात आती है डिफेंस स्पेस एजेंसी की। तो इसको एस्टैब्लिश करा गया था कमांड करने के लिए स्पेस असेट्स को आर्मी के, नेवी के और एयर फोर्स के, इसमें आपका मिलिट्री का एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी इंक्लूडेड थी। इसको ये मतलब इट इज ऑल्सो टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी। ये जो एजेंसी थी ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी वगैरह भी ऐसी फॉर्मुलेट करे बनाती है ताकि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं स्पेस के अंदर, जैसे स्पेस बेस्ड जो भी खतरे वगैरह होते हैं उनको भी एड्रेस करती है, सब कुछ ये देखती है डिफेंस स्पेस एजेंसी। और तीसरी जो बात है वो है भाई हमारे अंदर डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO। ये क्या है?
इसको भी बनाया गया ताकि हम टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट दे सकें डीएसए मतलब डिफेंस स्पेस एजेंसी को। और आखिरी में आता है इंड स्पेस एक्स। तो ये साइमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है और इसको 2019 में किया गया था कि देखने के लिए कि आखिरकार क्या दिक्कतें आएंगी, क्या कमी पड़ेगी अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, बढ़ जाती है स्पेस डायमेंशन में। तो भाई हमने इस टॉपिक को कर लिया, बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बड़ा ही फेमस खबर के बारे में आज बात करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। जानते हैं क्यों रही है न खबरों में। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान माना जा रहा है कि ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद इट्स डेडलाइन टू प्रोसिक्यूट एंड पेनलाइज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द कंट्री। मतलब सीधी बात यह है कि इनकी कुछ लिस्ट निकलती है जिनके बारे में आगे बात करी जाएगी और पाकिस्तान को माना जा रहा है कि ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। क्यों? क्योंकि भैया ये अपना काम टाइम से कर नहीं पाए हैं और जो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उन पे पेनाल्टी नहीं लगा पाए हैं ना, इनकी डेडलाइन भी जो है वो निकली चली जा रही है, निकल गई है और ये कुछ काम उस पर कर नहीं पा रहे, तो ग्रे लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। देखिए ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, इन सब पे ध्यान देती है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो ऐसे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करती है जिनका उद्देश्य ये होता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना करी जाए इस तरीके की, और ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करी जाए जिससे सोसाइटी को किसी भी तरह का खतरा हो, सोसाइटी को किसी भी तरह का हार्म पहुंचे। करेंटली बताऊं तो इसके अंदर 37 मेंबर कंट्रीज हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया भी इसके अंदर है। उसके साथ यहाँ पे 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इस्टेब्लिश कब किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। और किसने किया गया था, किसके द्वारा हुआ था? G7 है ना, ग्रुप ऑफ 7, उसकी समिट हुई थी पेरिस के अंदर, तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में इसका मेन काम ये था कि एग्जामिन करना, कुछ मेजर्स वगैरह को डेवलप करना ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ सकें। इतनी बात समझ में आई आपको? अब बाद में इसने कुछ अपना काम और बढ़ा लिया, जैसे जैसे चीज़ें बढ़िया काम करता है तो बिजनेस और बढ़ता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे और इसका काम बढ़ गया वक्त के साथ साथ। जैसे कि इसमें ये हुआ कि कुछ ये एफर्ट्स लेने लगी जिससे हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ सकें, या फिर जो फाइनेंसिंग वगैरह बढ़ती है ना, जो फाइनेंसिंग होती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, मतलब ऐसे चीज़ों को पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, ऐसे वेपन्स को जिससे बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सके, तो ऐसे जो करा जाता है तो इससे लड़ सके, इसके ऊपर ये बाद में काम करने लगी। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के में भी काम कर ही रही थी। अब देखिए, अब ये जो है ना, ये एक सीरीज ऑफ स्पेशल रिकमेंडेशन को स्टैब्लिश करती है जिससे टेररिज्म से लड़ा जा सकता है ना। और ये पूरी सीरीज में क्या है कि भाई क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हम टेररिस्ट को दबा दें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दें और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैसा ना पा सकें या फाइनेंशियल सिस्टम जो है ऐसा हटाएं जिससे वो फंडिंग होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो यही सब इससे रिलेटेड बातें हैं। प्रोसेस देख लीजिए यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग इनलेजिटिमेट फंडिंग है, इलीगल तरीके से जो फंडिंग होती है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यहाँ पे जो लेजिटिमेट फंडिंग या इनलेजिटिमेट फंडिंग किसी भी तरीके से, लीगल या इलीगल किसी भी तरीके से हो रही है तो गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग तो इलीगल फंडिंग हो रही है, तो इसमें क्या है यहाँ पे प्लेसमेंट में क्या है, फंड्स डिपॉजिटेड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, इस तरीके से आता है। लेयरिंग में क्या होता है, फंड जो है अब क्या होता है कि दूसरे इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, है ना, अपने ओरिजिन तक पहुंचने से जो है ताकि पता ना चले कि कहाँ से फंड्स लगाए गए हैं, इसलिए अब ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में, समझ रहे, अलग अलग जगह से होके जाता है ताकि ट्रैक नहीं करा जा सके। और इंटीग्रेशन, अब उसमें क्या होता है, फंड्स यूज्ड टू एक्वायर लेजिटिमेट एसेट्स और दूसरे में फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ऐसे कुछ मामला होता है, कुछ लीगल काम करने के लिए
चला गया और कुछ यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए चला गया। तो अगर एक बात बताओ, अगर जो है रामू ने रमेश को पैसा डायरेक्टली दे दिया तो पकड़ लिया जाएगा ना रामू। अब रामू अगर मान लो पहले सुनीता को दे दे पैसा, सुनीता दे दे गीता को, गीता दे दे उसकी मौसी की लड़की को, मौसी की लड़की देते चाचा के ससुर को, कुछ भी देते चले जाए और उसके बाद कहीं घूमते फिरते इनको सब्जी वाले से पैसा मिल जाए तो कहाँ पकड़ लोगे आप, किसके पास से आया। तो यही एक मामला होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में। इसी तरीके से टेररिस्ट की भी फाइनेंसिंग करी जाती है। तो हमने बात करी पूरी इसके अंदर। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेखावत कमेटी रिकमेंडेशन। क्यों है खबरों में, समझते हैं। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बहुत जल्दी स्पीड बढ़ा दे रही हूँ क्या मैं? नेक्स्ट लेक्चर से नहीं बढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। अब न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जानते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि सरकार ने एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट करा है कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को, जो कि शेखावत कमेटी ने दी थी, और ये रिकमेंडेशन रिलेटेड है बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो अब रिकमेंडेशन के बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए। ये तीनों ही रिकमेंडेशन ये रिलेटेड है कि किस तरीके से हम रोड का कंस्ट्रक्शन और बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बॉर्डर एरियाज में। ठीक है, तो भाई देखिए रोड अगर अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही है बॉर्डर एरियाज का। तो पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आउटसोर्सिंग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, engineering procurement contract mode is made mandatory for execution of all working costing more than 100 crores। अब यहाँ पे क्या है, जो रोड बनाई जाएगी, जो ऐसा जो काम होगा रोड को बनाने का, जो कि एक ऑप्टिमल कैपेसिटी के बाहर है इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके अंदर क्या है कि भाई इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे समझिए पहली लाइन तो ये कहना चाहती है आपसे कि जो रोड को बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो वो आउटसोर्सिंग हो जाएगी, इसके बाहर का कोई बंदा आगे कर देगा। और दूसरी बात कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड ये कंपलसरी मैंडेटरी हो जाएगा, सारे ही काम जो 100 करोड़ से ऊपर की लागत का होगा, कीमत का होगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड जो है ये इसकी बात करें तो प्राइवेट प्लेयर is paid to lay roads and it has no role in roads ownership। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आएगा, वो यहाँ पे काम करेगा, जो है रोड वगैरह बनाएगा, लेकिन इसका रोड की ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई टोल कलेक्ट कर सकता है और ना ही कोई मेंटेनेंस कर सकता है। ये सारा काम करेगी सरकार। ठीक है, सारा काम करेगी सरकार, तुम बनाओ रोड और चलते बनो। ठीक है, अब बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स, इक्विपमेंट और मशीनरी। अब ये सारा का सारा भाई ऑब्वियस सी बात है कि बढ़िया बढ़िया कंस्ट्रक्शन प्लांट्स आए, इक्विपमेंट आए, मशीनरी आए। कैसे? यहाँ पे ताकि वहाँ जो प्रोक्योरमेंट पावर है उनको और बढ़ाएं, मतलब तभी आ पाएगा ये सब। 7.5 करोड़ से बढ़ा के यहाँ पे 100 करोड़ करी जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोक्योरमेंट, ताकि सामान तो मंगवा पाए ना, तभी तो काम हो पाएगा यहाँ पे। अब देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रिसेंटली क्या करा था कि इंडक्ट किया था एडवांस इक्विपमेंट को। एग्जाम्पल क्या चीजें लेकर आए भाई, हॉट मिक्स प्लांट हो गया, रिमोट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल्स हो गई और वगैरह वगैरह, और कुछ नई टेक्नोलॉजी जैसे कि जियो टेक्सटाइल वगैरह। दूसरी बात फील्ड ऑफिसर्स को यहाँ पे दिया जाए कुछ अच्छा, एक बढ़िया इन्हांस्ड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाए उनको, ताकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पैसा वगैरह का मामला हो वो फटाफट से कर सके। उसके साथ इन्होंने ये भी रिकमेंड करा कि लैंड एक्विजिशन एंड ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस, जो लैंड वगैरह ली जाती है ना, अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लो यहाँ से रोड निकाल ली है, अब ये ज़मीन सरकार की नहीं है तो इसको एक्वायर करेगी सरकार, पहले अपने में लेगी, यहाँ के लोगों को रिहैबिटेट करेगी, यहाँ के लोगों को जो है कंपनसेशन देगी, तभी तो यहाँ पे अपना काम कर पाएगी। तो ये वाला काम जो है, जितने भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज है या लैंड एक्विजिशन है, जैसे कि फॉरेस्ट या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना, मान लो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट बीच में पड़ रहा है, इसके थ्रू यहाँ पे रोड निकालनी है, इनको कुछ भी काम करना है तो इसमें क्लियरेंस लेना पड़ेगा ना, कितने पेड़ हम काट रहे हैं, इतने पेड़ हम कहाँ लगाएंगे, क्या होगा। तो ये सारा का सारा जो अप्रूवल हो वो एक डिटेल्ड एक पार्ट हो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, और यहाँ पे वर्क कैन बी अवॉर्डेड ओनली आफ्टर एटलीस्ट 90% ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड। काम
तभी यहाँ पे जो है दिया जाए जब 90% पूरे स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हो जाएं पूरी तरीके से। तो ये हमने तो कुछ कहा नहीं, सुन ली रिकमेंडेशन की। अब इतनी तारीफ जो हम ये बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन की सुन रहे थे, बीआरओ की, इनकी सुन लेते हैं। क्या है ये, कौन है ये? देखिए, इन्होंने काम करना शुरू करा 1960 में। एक ये लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। मेन उद्देश्य इनका ये था कि हम यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी देंगे बॉर्डर एरियाज में। इन्होंने रोड जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा, मेंटेन करा, और कामों को, है ना, नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे दोनों तरफ इन्होंने काफी काम करा है। और इसने जो है यहाँ पे इन्होंने जो है ये रोड्स वगैरह फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज में भी बनाई है, देश के अंदर के साथ साथ देश के बाहर भी, जैसे कि आपका भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान वगैरह में भी इन्होंने रोड्स बनाई है। अब आप कहेंगे वो सब तो ठीक है, ये जो बहुत सारा ज्ञान देके गई है ये शेखातकर कमेटी, इनके बारे में तो बताइए कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी, तो ये कमेटी कौन है? देखिए, ये कमेटी बनाई गई थी रिकमेंड करने के लिए कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकें, जिससे हम यहाँ पे अपने जो है जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है आर्म फोर्सेस का, उनको भी हम कैसे बढ़ाएं, कहाँ लगाएं, कैसा पैसा करें जिससे हम और इन्हांस करें चीज़ों को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 2016 में जो है वो सबमिट करा था। इनकी रिकमेंडेशन की बात करें अगर हम इसको लेके, तो पहली तो ये कि डिफेंस बजट इन्होंने कहा कि डिफेंस बजट 2.5 से 3% होना चाहिए जीडीपी का, है ना। इस बात को ध्यान में रख के कि भैया आगे आने वाले खतरा भी कुछ हो सकता है, तो बढ़ाना चाहिए। ये लेस देन 2% था 2019 में। दूसरा इन्होंने कहा रीस्ट्रक्चर ऑफ रिपेयर एक्लेंस, मतलब यहाँ पे क्या करना है, फिर से जो ट्रूप्स वगैरह हैं आर्मी के अंदर उन्हें फिर से रीस्ट्रक्चर करना है ताकि उसके अंदर बेस वर्कशॉप आए, बेस वर्कशॉप में एडवांसमेंट आए, और साथ में स्टेशन वर्कशॉप को भी फील्ड आर्मी के अंदर डाला जा सके। तो इनका पूरा ये चीजें चेंज करनी है। तीसरा इन्होंने कहा कि मिलिट्री फार्म्स का क्लोजर और आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट करा जाए पीस लोकेशन पे, जहाँ पे शांति हो वहां पे आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट हो। भैया आर्मी से कनेक्टिविटी भी तो बनानी है ना उनके घर वालों को, और क्लोजर हो मिलिट्री फार्म्स का। और चौथा इन्होंने रिकमेंड किया कि रीस्ट्रक्चर सिविलियन वर्कफोर्स इन अ मैनर दैट द वर्क ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज could be partly done by departmentally employed staff and other work could be outsourced। इनका कहने का मतलब ये है कि सिविलियन वर्कफोर्स को इस तरीके से वहां पे रीस्ट्रक्चर करो कि जो काम है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, ये थोड़ा काम करा जाए डिपार्टमेंटली, जो एम्प्लॉयड स्टाफ है, डिपार्टमेंट के द्वारा एम्प्लॉय करा स्टाफ है उसके द्वारा, और कुछ काम किया जाए बाहर के लोगों के द्वारा। तो ये कुछ बात है। रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूव करा कि आप 9304 पोस्ट को इस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अबॉलिश कर दो, खत्म कर दो। चलिए अब बात आती है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे स्मार्ट फेंस को। देखिए, स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बनाए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये प्रोग्राम के अंदर बनाए गए हैं। उसके साथ यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया, अलोंग इंडो पाकिस्तान, साथ में इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। स्मार्ट फेंसिंग जो बॉर्डर्स पे होगी ये बहुत बढ़िया है। ये एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है जिससे क्या होगा, हम सिक्योरिटी इश्यूज जो हमारे बॉर्डर एरियाज के हैं उसे हम टैकल कर सकते हैं। ये काफी हाई टेक सर्विलांस सिस्टम होगा, काफी अच्छा सर्विलांस सिस्टम है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक बैरियर होगा, लैंड पे दिखेगा नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैरियर है हमारी जमीन पे, लैंड पे भी, वाटर पे भी, एयर पे भी, अंडरग्राउंड भी, है ना। मतलब मुन्नी को लेके नहीं जा पाएगा किसी भी हालत में मामा, ठीक है। और दैट वुड सिक्योरिटी फोर्सेस टू डिटेक्ट एंड फॉयल इन्फिल्ट्रेशन बिट्स इन मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन। ऐसे एरियाज में जहाँ से छुप छुपा के टेररिस्ट आ जाते हैं नहीं आ पाएंगे, समझ जाएंगे, डिटेक्ट कर लेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस, समझ गए। तो सलमान खान के लिए बहुत ही मुश्किल काम कि वो मुन्नी को गड्ढे से लेकर चले जाए अंदर से, समझ गए इस बात को। अब दूसरा जो आता है वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS। ये क्या है, ये समझ लो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि जो भी अभी के प्रेजेंट सिस्टम जो था हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी का,
उसमें जो भी दिक्कतें थी, जो भी गैप्स थे, इन सब को ये एड्रेस करेगा। कैसे? एक साथ सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके, वेपन्स को, हाई टेक सर्विलांस इक्विपमेंट को, सब कुछ एक साथ लेकर आएगा। उसके साथ ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा, जिससे ये और आसानी से डिटेक्ट और कंट्रोल कर पाएंगी क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम्स होते हैं ना, जैसे कि इलीगली घुस आए टेररिस्ट हमारे यहाँ, स्मगलिंग हो गई कुछ गुड्स की, लोगों की खरीद बेचत हो जाती है ना, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह होता है, तो ये मददगार होगा बीएसएफ के लिए। उसके साथ यहाँ पे ये सिचुएशनल अवेयरनेस भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा, ताकि डिसीजन मेकिंग जल्दी से हो जाए, क्विक रिएक्शन हो जो इमर्जिंग सिचुएशंस है उनका। उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलांस टेक्नोलॉजीज भी वहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी, जैसे कि थर्मल इमेजर्स होंगे ना, फोटो तो खिंच जाएगी बढ़िया, जाइएगा नहीं, इंफ्रारेड या लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म है कि लो भैया कोई इसने क्रॉस करा के अलार्म बजने लगे, तुमको पता भी नहीं चला, जैसे कि ऋतिक रोशन हीरा चुरा रहा था, समझ रहे हैं, तो वो चुरा भी नहीं पाएगा, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बॉर्डर पे जैसे ही आपने क्रॉस करा आपको लेजर लाइट आपको डिटेक्ट कर लेगी, आप उसको नहीं देख पाएंगे, तो ऐसी चीजें अलार्म बच जाएगा। दूसरी चीज एरोस्टेट्स फॉर एरियल सर्विलांस, ठीक है, यहाँ पे एरोस्टेट्स लगाए जाएंगे ताकि यहाँ हवा से, ऊपर से, आसमान से जो है सर्विलांस हम कर सकें। उसके साथ यहाँ पे अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स होंगे, है ना, ताकि अगर मान लीजिए कोई नीचे से ग्राउंड सेंसर्स पड़े हुए हैं, अगर कोई इंट्रूजन बिट्स है तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। मतलब अगर ऐसी जगह पे कोई घुसे जा रहे हैं जहाँ पे नहीं घुसना चाहिए, है ना, कोई ऐसे छुप छुपा के अंदर आ रहे हैं, कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो है ये ग्राउंड सेंसर्स उनको पकड़ लेंगे। उसके साथ रडार, तो ये तो है ही है इम्पोर्टेंट, सोनार, ये भी बहुत सिस्टम इम्पोर्टेंट है, तो अगर रिवर लाइन बॉर्डर से कोई, है ना, रिवर वाला बॉर्डर पड़ रहा है तो सोनार टेक्नोलॉजी का, रडार टेक्नोलॉजी का यूज हो जाएगा। उसके साथ फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स होंगे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो यहाँ पे डेटा पाएगा, सारे ही सर्विलांस डिवाइसेस से रियल टाइम में डेटा पाएगा, ये सब एक ही, ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यहीं पे सारा डेटा आता रहेगा। अब दो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स जो टोटल में 71 किलोमीटर एरिया कवर कर रहे थे, 10 किलोमीटर एरिया उसमें से इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का था, और 61 किलोमीटर एरिया जो है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का था। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो कवर कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट्स जो थे आपके CIBMS के, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इतनी बात समझे। अब मतलब CIBMS जानते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के। अब बात कुछ 2018 की है, 2018 की, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रोजेक्ट का नाम था बोल्ड क्विट, QIT, ठीक है, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। ये किस लिए थी? ताकि यहाँ पे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स के साथ इक्विप कर सके, अलग अलग तरीके के सेंसर्स लगा सके, जहाँ पे ऐसा एरिया है जैसे रिवराइन एरिया है। अब यहाँ पे फेंसिंग तो कर नहीं सकते हो आप क्योंकि रिवर बह रही है, तो इन जगहों के लिए था, है ना, जैसे कुछ एरिया ब्रह्मपुत्र का हो गया या उसकी ट्रिब्यूटरीज का हो गया, तो वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है ना सब कुछ करना, तो इस वजह से वहाँ पे ये काम करने के लिए तो हमने ये पूरा यहाँ पे लेक्चर अपना कंप्लीट करा। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description। और हाँ, मेन बात, आप ये वीडियोस फेसबुक पे देख सकते हो, जाओ देखो, फेसबुक चलाओ, पढ़ भी लो थोड़ा सा, और साथ में ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप को, पर्क्स तो बहुत सारी मिलेंगी। चलिए, धन्यवाद, नाइस डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।